अध्याय 1271 ओपल का महान दर्शन। योजना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब तक वे खाना खत्म कर चुके, बुनियादी डिजाइन तैयार हो चुका था और ओपल दुकानों के लिए आंतरिक डिजाइन की योजना पर काम कर रही थी। ये शानदार होगा, बिल्कुल शानदार, और काल को उन सभी चीज़ों के लिए रन बनाने में हमेशा लग जाएगा जो वह जोड़ना चाहती थी। तितली रेस्टोरेंट में जो कुछ भी शामिल करना चाहती थी, उसे पूरा करने की सोच ही उसके सिर में दर्द पैदा कर रही थी। उसने कैसे उम्मीद की थी कि वह एक मायावी रसोइये को मिथिक कुकिंग मंत्र देगा। क्या वे पूरी इमारत को एक विशाल रूनिक कलाकृति बनाने वाले थे? किसी जीवित रसोइये को यह हुनर सिखाना बहुत आसान होता। वह 3 रसोइयों के लिए भी यह काम कर सकता था, इसलिए उनके पास हर शिफ्ट के लिए एक और एक बैकअप था। लेकिन ओपल इस बात पर अड़े थे कि उनके पास पूरी तरह से निर्माण आधारित सेवा दल होना चाहिए। हालांकि डार्क एल्वेन पुजारियों को उनकी पतली मकड़ी के जाले जैसी पोशाकों में फैंसी रेस्टोरेंट में सेवा देने वाली स्टाफ के रूप में इस्तेमाल करने का उनका विचार मज़ेदार लग रहा था। यहाँ तक कि रे भी इस बात से सहमत थी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि पुजारी ने मकड़ी देवी के लिए उपद्रवियों की बलि चढ़ाती थीं। काल को पूरा यकीन था कि दूसरे गिल्ड मास्टर्स भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि उन्हें उसके स्टाफिंग के किसी भी विचार पर आपत्ति नहीं थी, बशर्ते स्टाफ में हुनर हो। कुछ विचार करने के बाद काल को एहसास हुआ कि वह असल में ओपल की ज़्यादातर इच्छाएं पूरी कर सकता है। उनके पास अमर श्रेणी के तत्व रत्न थे जो भ्रम और प्रकृति या पृथ्वी से जुड़ाव दोनों के थे। इसलिए वह उन पर गार्गोल मंत्र अंकित कर सकता था और फिर भ्रमों का उपयोग करके उन्हें अपनी इच्छानुसार रूप दे सकता था। हालांकि ये रसोइयों के लिए काम नहीं करेगा। उन्हें महाकाव्य गोलेम का एक रूप होना चाहिए ताकि वह उन्हें कौशल से सक्रिय कर सके। गार्गोयल मंत्र इसकी अनुमति नहीं देता था, और हालांकि गार्गोयल खाना बनाना सीख सकते थे, वे रहस्यमय पाककला नहीं सीख सकते थे। काल उस समय ध्यान भटका रहा जब बाकी सब लोग असली इमारत बनाने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। तियान मेज पर बैठकर उन्हें योजनाएं बनाने में मदद कर रहा था, क्योंकि वह भौतिक ढांचा बनाने में मदद करना चाहता था। लेकिन रैमी और रे भी बाहर थे और डिज़ाइन पर सुझाव दे रहे थे, जबकि ओपल की मायावी प्रतिनिधि, जो आज इंद्रधनुषी बालों वाली बटन जैसी संदिग्ध लग रही थी, ने आंतरिक डिज़ाइन के बारे में उसके नज़रिए में किसी भी बदलाव के खिलाफ तर्क दिया। क्या आपके गिल्ड में आमतौर पर ऐसा ही होता है? ह्यूगो ने दाना से पूछा, क्योंकि वह वास्तविक समय में अराजकता को देख रहा था। ये कुछ भी नहीं है। जोर से बोलना मानसिक संचार की तुलना में बहुत धीमा है। आमतौर पर यह ऐसा ही होता है, लेकिन 5 गुना तेज गति से, यहाँ तक कि असंबद्ध लोग भी अपनी राय इसमें डाल देते हैं। लेकिन प्रक्रिया वही रहती है। हर कोई अपने पसंदीदा हिस्से को शामिल करवाने के लिए तब तक बहस करता रहेगा जब तक कि अंतिम परिणाम से सभी इतने संतुष्ट न हो जाएं कि झगड़ा करने लायक ही न रह जाए। देखो, अमर रीजेंट और राजा भी इसमें शामिल हैं, दाना ने समझाया। वे भी उत्साहित थे। अमर रीजेंट आइसक्रीम पार्लर की सजावट के लिए एक पारंपरिक सोडा शॉप चाहते थे। समस्या ये थी कि जिस डिज़ाइन की दुकान वह चाहते थे, वह हज़ारों सालों से मौजूद नहीं थी, और केवल कारा और रीजेंट ही जानते थे कि वह कैसी दिखती है। हालांकि कारा चाहती थी कि आइसक्रीम की दुकान एक जानवरों का कैफ़े हो, लेकिन वो पल खरगोशों से भरी हो, वे पिशाच जैसे जादुई जानवर जो एक ही निवाले से जान ले सकते हैं। इसलिए कोई भी उसके स्पष्टीकरण को गंभीरता से नहीं ले रहा था। सौभाग्य से ये प्रक्रिया जल्द ही समाप्त नहीं होने वाली थी, और काल पहले से ही महाकाव्य गोलेम्स बनाने के लिए संयुक्त रूनिक आर्टिफैक्ट पर प्रगति कर रहा था, जिसमें एक अतिरिक्त कौशल था ताकि वे रसोइये के रूप में काम कर सकें। गार्गोयल्स और भ्रम का संयोजन, ताकि वे फैंसी रेस्तरां में सभी सेवा कार्य डार्क एल्वेन पुजारियों से करवा सकें, एक आसान काम था, और काल ने जैसे ही यहाँ काम पूरा किया, वह इसे शुरू करने के लिए तैयार था। सभी दुकानों में कर्मचारी बनाने के लिए उसे एक से ज़्यादा की ज़रूरत होगी, यह मानते हुए कि वे सिर्फ कर्मचारी ही नहीं रखेंगे, लेकिन जहां वे अनगिनत गार्गोयल्स को अपनी इच्छानुसार बना सकते थे, वहीं उन्हें एपिक गोलेम विशेषज्ञों को एक एक करके बनाना होगा। ओपल जिंदगी मुश्किल बना रही थी, लेकिन उसके इस जिद पर अड़े रहने से बाकी सभी को यकीन हो गया था कि यही सबसे अच्छा आइडिया है। फिर बाकी लोगों की जगह भरने के लिए वे स्कूली बच्चों को इंटर्न और सीजनल वर्कर के तौर पर रख लेते। वे कभी भी पूरी तरह से कर्मचारियों से खाली नहीं होंगे, तथा बदलते चेहरों से ग्राहकों को चीज़ें सामान्य लगेंगी। साथ ही गठबंधन के युवा सदस्यों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रैमी की रोमांस किताबों की ओपल की व्याख्या कहती है कि किसी दुकान पर काम करना लड़कियों के लिए साथी ढूंढने का एक अच्छा तरीका है। एक दिन अमीर साहसी वहां आएगा, देखेगा कि वह वाकई एक छिपी हुई खूबसूरती है, और उसे अपने प्यार में उड़ा लेगा। कैरा की व्याख्या ज़्यादा व्यवहारिक थी। एक बार जब वह उनके किसी कर्मचारी के साथ जुड़ गया, तो उसे गठबंधन में शामिल करने का ये सबसे सही समय होगा। आखिरकार अगर उसकी पत्नी यहाँ होती, तो वह निश्चित रूप से इसमें शामिल होने के खिलाफ नहीं होता, खासकर अगर वह एक खानाबदोश होता जो काल कोठरी में जाने के लिए पैसे दे रहा होता।
अब उनके पास ज़्यादातर पूरी मिथिक टीमें हो सकती थीं, लेकिन उनके पास पर्याप्त अतिरिक्त लोग नहीं थे और काल और दाना जादूगर के साथ जाने के लिए कोई टीम नहीं थी। मान लिया जाए कि उन्हें एक की ज़रूरत थी। कैरा को यकीन नहीं था कि उन्हें इसकी ज़रूरत है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बस एक और भाई बहन की ज़रूरत थी और वे ठीक हो जाएंगे। शायद तियान। फिर उनके पास एक मिथिक हीला होगा और ऐसा लगता है कि यह समूह संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है। तियान ने हंसने से बचने की कोशिश की क्योंकि उसके विचारों ने उसे भटका दिया था। वह पहले से ही अड़चन पर था, लेकिन उसका छोटा शरीर उसे रोक रहा था। वह काल से बाद में उसे बड़ा करने के लिए कहेगा, क्योंकि उसे थोर बेहेमोत के कौशल से कोई लगाव नहीं था। शायद यही काफ़ी होगा कि वह आगे बढ़ सके। आपका आकार तिगुना होने पर भी आप मुझसे छोटे ही रहेंगे, कैरा ने मजाक किया। लेकिन आप इतने बड़े थे कि बिना किसी समस्या के आगे बढ़ सकते थे, तियान ने कहा। कैरा ने सोचा, फ्लफ बॉल शायद सही हो। जब आपका आधार काफ़ी मजबूत हो तो मिथिक रैंक कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी कार्यशाला में जा रहा हूं, ताकि नई इमारत के लिए मुख्य मंत्रों के ज़्यादा जटिल हिस्से तैयार कर सकूं। कृपया आनंद लें और मैं आपसे रात के खाने पर मिलूंगा, काल ने समूह को सूचित किया। तियान ने कुछ देर के लिए उसके पीछे चलने के बारे में सोचा ताकि काल उसे आगे बढ़ने में मदद कर सके। लेकिन अगर वह चला गया तो कौन जाने कौन से डिज़ाइन विकल्प मंजूर होंगे। इस प्रकार काल ने स्वयं को समुद्र तट पर एक झूले में बैठे हुए पाया, जहां वह मूल तत्वों के पत्थरों पर रून उकेर रहा था, जबकि बटन ड्रैगन रूप में उसके ऊपर सो रहा था। वह हिल नहीं रहा था और इस कारण वह निशाना बन गया। काल के काम करते समय झूले की हल्की सी हलचल से वह पेड़ की शाखा की तरह हिलता था, जो वन ड्रैगन के सोने के लिए एकदम उपयुक्त था। उसने नए अखाड़े में दुकानों के लिए 3 पत्थर पहले ही तैयार कर लिए थे। एलायंस ट्रेड हाउस को छोड़कर बाकी सब। उस पर एलायंस के सदस्यों का नियंत्रण होना चाहिए ताकि वे दुकान की इन्वेंट्री में सामान जोड़ और हटा सकें। उसने थोड़ी देर के लिए कठिन भाग पर जाने के बारे में सोचा, लेकिन पहले चबूतरे को पूरा करने का फैसला किया। वह इसे अखाड़े का मुख्य भाग बनाने के लिए अनुकूलित कर सकता था, जिसमें रैंडमाइज चुनौती देने वालों को चुनने के लिए और उन्हें बनाने के लिए गोलेम मंत्रों का एक पूरा सेट होता। फिर अराजक क्षेत्र का प्रयोग करके पूरी चीज़ को एक उदाहरण के रूप में बदल सकता था, ताकि क्षतिग्रस्त होने पर भ्रम नष्ट न हो। इसे अखाड़े के क्षेत्र तक सीमित रखना होगा ताकि यह खाने की दुकानों में बाधा न डाले। कौन जानता था कि यह बेकिंग रेसिपी के साथ क्या करेगा? शायद कुछ भी अच्छा नहीं। जब अखाड़े की चबूतरे की नींव तैयार हो गई और उसकी सभी परतें इकट्ठी हो गईं, तो काल ने उस पर नीचे की ओर ढक्कन लगा दिया और मानसिक रूप से अन्य चबूतरों की जांच की, ताकि देख सके कि योजना किस प्रकार चल रही है। उन्होंने एक अंतिम डिज़ाइन तैयार किया था, जो एक कोलोसियम जैसा दिखने वाला था, जिसके ऊपरी हिस्से में स्टेडियम के आकार का एक कटोरा था। सामान्य परिस्थितियों में वह वास्तविक अखाड़ा होता, लेकिन इस मामले में यह वास्तविक अखाड़े के आकार का 1/4 से भी कम था, और यह डिज़ाइन वास्तव में दर्शकों को यह एहसास न कराने के लिए एक जानबूझकर किया गया धोखा था कि वे एक भ्रम में हैं। केवल अच्छे स्थानिक जागरूकता वाले लोग ही आसानी से समझ पाएंगे कि आयाम असंभव थे। हालांकि योजना में कुछ बदलाव किए गए थे। एरिना क्षेत्र में ही और भी ज़्यादा वेंडर स्टॉल जैसी दुकानें होंगी, स्टैंड में स्नैक्स बेचने वाले मोबाइल वेंडर होंगे, और स्टेडियम के ऊपरी हिस्से में एक अलग भ्रामक क्षेत्र में एक छोटा सा होटल बनाया जाएगा। कुल मिलाकर उसके लिए करने को सैकड़ों हजारों रन के बराबर काम होगा। अगर काल ने तियान की रुचि के कारण पृथ्वी हेरफेर में इतनी महारत हासिल नहीं की होती, तो उसे ये सब हाथ से लिखना पड़ता और इसमें महीनों लग जाते। हालांकि इमारत जिस तरह से डिज़ाइन की गई थी, बाहरी खंभों के पार जाने के बाद वह हर चीज़ को रूनों से ढक सकता था। ये जगह उनके लिए वह सब कुछ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी जो वे चाहते हैं। इससे भी अच्छी बात यह है कि अमरपद के अंतर्गत आने वाले मेहमानों में से कोई भी भ्रम के पार जाकर नीचे छिपे रून कार्य को नहीं देख पाएगा। निर्माण तकनीक के बारे में वह जितना ज़्यादा रहस्य बनाए रख पाएगा, उतना ही बेहतर होगा। काम को लेकर इतना निराश मत हो। जब हम काम पूरा कर लेंगे तो ये शानदार होगा, तियान ने उसे सांत्वना दी। छोटी दुनिया के गर्म झरनों से थोर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उन्होंने सारी अच्छी चीज़ें प्लान की थीं। देखो, उन्होंने ओपल के भ्रमों का इस्तेमाल करके ऐसे सभी कर्मचारी बनाने का तरीका भी ढूंढ लिया है जिनका शक्तिशाली होना ज़रूरी नहीं है। ये काल के लिए अभी भी बहुत काम था, लेकिन इससे कुछ बचत होगी, क्योंकि भ्रमकारी कर्मचारी जो बड़ी क्षति नहीं उठा सकते थे, उन्हें भ्रमकारी डोमेन मंत्र के भाग के रूप में सक्रिय किया जा सकता था और आवश्यकतानुसार उन्हें बदला जा सकता था, जब वे क्षतिग्रस्त हो जाते थे या जब घटनाओं के कारण सजावट और वर्दी में परिवर्तन की आवश्यकता होती थी। जब तक काल ने अखाड़े के लिए अलग अलग मंत्रों का अभ्यास समाप्त किया, तब तक पूरी रात बीत चुकी थी और बटन पुनः जाग चुका था। एक बहुत लंबी झपकी के बाद नाश्ते के लिए तैयार था, जो पूरी दोपहर और शाम तक चली थी। फिर से धूप खिल गई। ओह, नाश्ते वाली जगह पर धूप खिल गई है। उन्हें जल्द ही खाना बनाना चाहिए, उसे एहसास हुआ। काल ने उलझन में पड़े छोटे ड्रैगन को देखकर मुस्कुराया।
एक दिन वे शेड्यूल बदल देंगे और तुम बहुत उलझन में पड़ जाओगे। बटन ने सहमति में सिर हिलाया। हर बार जब कोई खास आयोजन होता है तो वे खाने के समय में गड़बड़ी कर देते हैं। ये बहुत परेशान करने वाला होता है, लेकिन वे इसकी भरपाई के लिए खास तरह के खाने बनाते हैं। लिरिक बटन को नाश्ते के लिए लेने आए, लेकिन ड्रैगन उसे छोड़कर झील की ओर उड़ गया। ये बटन के लिए नहाने के समय के बराबर था, जिसका मतलब था कि उसे आज से बहुत उम्मीदें थीं। अगर उसे लोगों से मिलने जुलने की उम्मीद नहीं होती तो वह सुबह सबसे पहले नहाने नहीं जाती। जब युवा एल्फ बटन को झील में छप छप करना बंद करने और बाहर आकर खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, तभी तियान झूले में काल से मिलने आया। मुझे सहायता चाहिए। हम अखाड़े का निर्माण शुरू करने वाले हैं, लेकिन मेरा शरीर मिथिक रैंक तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है, उसने जोर दिया। काल ने भौहें चढ़ाईं। क्या यह ऐसी चीज़ है जिसे मैं ठीक कर सकता हूँ? तियान ने कंधे उचका दिए। मुझे बस बड़ा कर दो, शायद यही काफ़ी है। काल मुस्कुराया जब उसने बेहेमोथ की मदद से तियान को एक बड़े स्टोनफर डिवाइन फॉक्स में बदल दिया। उसके चेहरे पर अभी भी एक पिल्ले जैसी गोलमटोल आकृतियां थीं, लेकिन अब वह एक मध्यम आकार के कुत्ते के बराबर हो गया था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हाँ, ये वही होना चाहिए जिसकी मुझे आवश्यकता है, उसने निर्णय लिया। फिर अपने उन्नत शरीर के माध्यम से अपने स्थान से ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अब चूंकि यह अधिक धारण कर सकता था, वह पुराने मन को अधिक बाहर धकेलने में सक्षम था, और मिथिक रैंक मन के संचलन ने उसके शरीर को स्थिर गति से पुनर्निर्मित करना शुरू कर दिया, जिससे वह तब तक शक्ति से भर गया जब तक कि वह शुद्ध सफ़ेद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने लगा। उसकी गोल मटोल आकृतियां थोड़ी अधिक पतली हो गईं, बलपूर्वक एक किशोर दिव्य लोमड़ी के रूप में विकसित हो गईं, और जैसे जैसे उसकी शक्ति का स्तर बढ़ता गया, उसका फर अधिक चमकने लगा। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, विकास समाप्त हो गया और तियान ने बेहेमोथ मंत्र को फीका पड़ने दिया ताकि वह अपने नए रूप का निरीक्षण कर सके। उसका आकार लगभग एक घरेलू बिल्ली जितना था, लगभग 3 किलो वजन। बिल्कुल भी बुरा नहीं था, वह अभी भी प्यारा था, और अब वह अपना अखाड़ा बनाने का काम शुरू करने के लिए तैयार था। एक एक करके बाकी लोग तियान को उसकी तरक्की पर बधाई देने आए, और काल को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करनी पड़ी क्योंकि उसने देखा कि थोर से आड़ू के बॉडी वॉश और टेसा जैसी गंध आ रही थी। उन्होंने उसे बिस्तर से जरूर भगा दिया था और उसने खुद को पेश करने की कोशिश में 30 सेकंड शौव में बिताए थे। तियान समुद्र तट पर इधर उधर घूमता रहा और अन्य जानवरों को अपना नया रूप दिखाता रहा, जबकि डाना काल के पीछे खड़ी होकर हंसने से बचने की कोशिश कर रही थी। वह प्रभावशाली रूप से शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन वह अभी भी छोटा और रोएदार था। मैं तुम्हें अखाड़े में शुरू करने के लिए आने वाली थी, लेकिन लगता है तियान को कुछ जश्न मनाना है, उसने कहा। काल ने सिर हिलाया। नहीं, वह यहाँ खास तौर पर आगे बढ़ने के लिए आया था क्योंकि वह अखाड़े का एक बेहतर संस्करण बनाना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वह तब तक जश्न मनाना चाहेगा जब तक वह अपना प्रदर्शन पूरा नहीं कर लेता। ये सही है, वे मेरे बड़े होने का जश्न तब मना सकते हैं जब वे मेरे अखाड़े की शानदारता का जश्न मनाएं, तियान ने गर्व से घोषणा की। उसके लिए ज़्यादा ताकतवर होना बस बड़े होने की निशानी थी। वह अभी भी एक जवान लोमड़ी था और जब तक वह पूरी तरह बड़ा हो जाएगा, तब तक वह स्वाभाविक रूप से दुनिया के लगभग किसी भी दूसरे जानवर से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। राय ने सोचा कि यह उस चीज़ के लिए थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था जो स्पष्ट रूप से नाश्ते के आकार की थी, लेकिन स्टोनफर डिवाइन फॉक्स एक प्रभावशाली प्रजाति थी। अब चूंकि वह मिथिक था, इसलिए न केवल उसका पत्थर उच्च गुणवत्ता वाला होगा, बल्कि तियान छोटे विवरणों पर बेहतर काम कर सकता था, साथ ही उन्हें तेजी से कर सकता था। उनके पास ड्रोद के बौनों द्वारा बनाए गए डिज़ाइन रेखाचित्रों से भरी एक पूरी नोटबुक थी, साथ ही भवन के मूल डिज़ाइन के लिए कल उन्होंने जो डिज़ाइन योजनाएं बनाई थीं, वे भी थीं। अब उसे बस अपने गुरु मूर्तिकार गेरल्ट को लेने जाना था। बौना उसे सलाह दे सकता था कि चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए और जादू को आकार देने में मदद कर सकता था। वह तियान जितना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन पत्थर के साथ उसका कौशल बेजोड़ था, और लोमड़ी यह जानना चाहती थी कि वह ये सब कैसे करता था। ठीक है, मैं मास्टर मूर्तिकार को बुलाने के लिए किसी को भेजूंगा। मुझे यकीन है कि उसे इतनी बड़ी परियोजना का हिस्सा बनकर बहुत मज़ा आएगा। तियान के विचार सुनकर काल सहमत हो गया। अगर वह चाहें तो और मूर्तिकार ला सकते हैं, हम सब मंत्र के लिए जुड़ सकते हैं और वे सभी इमारत के एक हिस्से पर काम कर सकते हैं। काल हंसा। मास्टर मूर्तिकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगर वह किसी कलाकृति पर हाथ भी रख देता तो उसे अपने प्रशिक्षुओं के काम से नहीं जोड़ता। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, जब तक कि वह उसे पूरी तरह से उन्हीं की कृति न मान ले। ये स्पष्ट होना चाहिए था कि जब वे हजारों वर्ग मीटर जमीन पर बौनों की पत्थर की नक्काशी से एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय कृति बना रहे थे, तो वह ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन प्रसिद्धि एक ऐसी अवधारणा नहीं थी जिसे तियान वास्तव में समझता था। वह काम की मात्रा, प्रशंसा और पुरस्कारों, यहाँ तक कि दावतों की गुणवत्ता को भी समझता था, लेकिन प्रसिद्धि नहीं।
काल ने गेरल्ट को एक गिल्ड संदेश भेजा और मूर्तिकार तुरंत इस अवसर के लिए एलायंस हाउस जाने के लिए सहमत हो गया। उसके आने के बाद से वे लगातार सामान और मूर्तियां बना रहे थे, लेकिन ये सब नीरस और नीरस था। एक मिथिक रैंक वाले पृथ्वी तत्व विशेषज्ञ के साथ मिलकर एक पूरे स्टेडियम के आकार का अखाड़ा बनाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। लेकिन वह अकेला नहीं आया था। गेरल्ट कुछ ही मिनट बाद सफायर के साथ आया, जिसके पास नोटपैड्स का एक पूरा सेट और रिकॉर्डिंग मंत्र से भरपूर एक जादुई वस्तु तैयार थी। वह इसे मिस नहीं करने वाली थी। ओह, तियान बड़ा हो गया है, बहुत प्रभावशाली, अच्छा लग रहा है फॉक्स, नीले ड्रैगन ने घोषणा की। तियान ने अपनी छाती फुलाकर प्रभावशाली दिखने की कोशिश की, लेकिन वह और भी अधिक फूला हुआ दिखने लगा। तियान असल इमारत बनाने का ज्यादातर काम करेगा। मैं मन प्रवाह में मदद करूंगा और मास्टर मूर्तिकार उन बारीक विवरणों को आकार दे सकते हैं जो दूसरों से छूट जाएंगे। फिर इमारत बन जाने के बाद मैं रूम्स जोड़ूंगा। मास्टर गेरल्ट, ये रहे ब्लूप्रिंट जिनमें अखाड़े के लिए किस तरह की दुकानें और सुविधाएं चाहिए थी, इसका विवरण भी शामिल है। काल ने जवाब दिया। बॉने ने कुछ मिनट ढांचे के डिज़ाइन को गौर से देखा, फिर भौहें चढ़ा दीं। उसने पूछा, किसी भी दुकान में कोई आंतरिक विवरण क्यों नहीं है? क्या इन्हें भविष्य के किराएदारों को पट्टे पर दिया जाएगा? नहीं, विवरण मिस ओपल भरेंगी। संरचना का पूरा आंतरिक भाग सैकड़ों भ्रमों, रक्षात्मक मंत्रों और अतिरिक्त प्रभावों से सुसज्जित होगा ताकि यह एक खुली चुनौती के क्षेत्र के साथ साथ एक शानदार खरीदारी अनुभव भी प्रदान करे। भ्रमों के साथ हम आंतरिक आयतन को कृत्रिम रूप से बढ़ा सकते हैं और अपनी इच्छानुसार आंतरिक सज्जा को अपडेट कर सकते हैं। इसलिए वे सभी नंगे ही रहेंगे। बाहरी हिस्सा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। शहर में हर कोई यही देखेगा, काल ने समझाया। गेरल्ट मुस्कुराया। अब मैं समझ गया, यह एक डोमेन मंत्र होगा जैसे आप गिल्ड हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके साथ काम करना आसान है। इसे एक बुनियादी ढांचा देने से इसके चारों ओर भ्रम पैदा करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, साथ ही अनुपात भी ठीक से तय करूंगा ताकि बौने पत्थर की इमारत में असहज महसूस न करें। मुझे पता था कि आप समझेंगे कि क्या ज़रूरी है। इंटीरियर एक उत्कृष्ट कृति होने वाला है, इसलिए हमें वास्तविक इमारत भी वैसी ही चाहिए। डिज़ाइन महत्वाकांक्षी है, यह मैं मानता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसे पूरा कर पाएंगे। बौना तारीफ सुनकर हंस पड़ा। डिज़ाइन महत्वाकांक्षी से भी बढ़कर था। ये संरचनात्मक रूप से मजबूत कहे जाने वाले स्तर की सीमाओं को पार कर रहा था। लेकिन शायद इसीलिए उसे बुलाया गया था, बजाय इसके कि काल के कुछ हद तक संदिग्ध मार्गदर्शन में इसे छोटी दिव्य लोमड़ी पर छोड़ दिया जाए। कम से कम गेरल्ट को वास्तुकला का अनुभव तो था। हो सकता है कि यह उनकी विशेषज्ञता न हो, लेकिन उन्होंने पहले भी एक से अधिक पत्थर की इमारतों का डिज़ाइन और निर्माण किया था तथा उनकी सतहों का उपयोग अपने मूर्तिकला कौशल के स्थायी प्रमाण के रूप में किया था। अब जब उन्हें ज़रूरी सभी चीज़ें मिल चुकी थीं, काल ह्यूगो की तलाश में निकल पड़ा, जो उनके लिए निर्माण स्थल तक पहुंचने का एक द्वार खोल सके। जिला शहर बहुत बड़ा था और लाखों निवासियों के साथ तटरेखा पर फैला हुआ था। अगर उनकी नई इमारत उसी जिले में नहीं होती, तो केवल एक द्वार ही उन्हें सुविधाजनक समय पर वहां पहुंचा सकता था। काल को एहसास हुआ कि उसे पूरे नक्शे पर ध्यान देना चाहिए था, न कि केवल उस हिस्से पर जहां नई सुविधा बन रही थी, लेकिन इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी थी। ह्यूगो को उसी क्षण पता चल गया कि उसे क्या चाहिए जब काल आया। उसके पीछे पीछे डाना भी आई, जिसने तियान को अपने कंधे पर बैठा रखा था। लोमड़ी उसके लिए थोड़ी बड़ी हो रही थी, लेकिन अपने स्तर पर डाना की ताकत एक बिल्ली के आकार के साथी को सहारा देने के लिए पर्याप्त से ज्यादा थी। बहुत बढ़िया समय, मैं कुछ मिनट बचाने के लिए पोर्टल खोल दूंगा। ह्यूगो ने उनका अभिवादन किया और फिर बोलना जारी रखा। पुरानी इमारत को पहले ही हटा दिया गया है क्योंकि वह केवल कच्ची लकड़ी थी और उसमें बचाने लायक कुछ भी नहीं था। पैदल ट्रैफिक में वहां तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे, इसलिए पोर्टल का उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प होगा, भले ही गंतव्य के पास कोई सार्वजनिक द्वार न हो। एलायंस हाउस में रहते हुए वहां काम करने की चाह रखने वालों के लिए ये काफ़ी लंबी यात्रा होगी, लेकिन काल को यकीन था कि वे कोई न कोई हल निकाल लेंगे। निचले रैंक के कई सदस्य जादूगर थे और कुछ किलोमीटर दूर स्थित पोर्टल को खोलने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। ह्यूगो ने एक निर्माण स्थल के बीचों बीच प्रवेश द्वार खोला, जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए बाड़ें लगी हुई थीं और कुछ दर्शकों को भी वहां से दूर रखने के लिए। दुर्भाग्य से सड़कों पर बहुत भीड़ होने के कारण कई आगंतुक उड़कर आना पसंद करते थे, ताकि वे इमारत के बनते समय ठीक से देख सकें कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वे इसका अधिकांश भाग समझ पाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया से निश्चित रूप से भीड़ एकत्रित होगी। गेरल्ट और तियान ने कुछ मिनटों तक उस क्षेत्र का दौरा किया और लोमड़ी ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी जब बॉने ने उन छोटे छोटे बदलावों के बारे में बताया जो वह अपनी योजनाओं में करना चाहता था। वे मुख्यतः पत्थर के विभिन्न क्षेत्रों की मोटाई के बारे में थे, साथ ही कई ऐसे विवरण भी थे जिन्हें वह इमारत के बाहरी हिस्से में जोड़ना चाहते थे। तियान के लिए ये सब मामूली चिंताएं थीं।
जब तक पत्थर ज्यादातर एक ही तरह का होता उसके लिए यह आसान होता। थोड़ी चर्चा के बाद तियान ने खुशी से सिर हिलाया। काल, यदि आप मुझ पर मन का संचार करना शुरू कर दे तो मैं मंत्र बना लूंगा। क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? ह्यूगो ने पूछा। शायद यही सबसे अच्छा होगा। चलो प्लॉट के कोने पर खड़े हो जाएं, जहां कोई बड़ा निर्माण नहीं होगा। पूरी इमारत बन जाने के बाद वे लैंडस्केपिंग दोबारा करेंगे, इसलिए तब तक हम रास्ते से हट जाएंगे। काल ने सहमति जताई। निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न होने वाले सभी लोग किनारे पर चले गए, जबकि ओपल ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक भ्रमकारी तितली को भेजा ताकि वह बौने को दिखा सके कि वह क्या चाहती है। उसकी योजनाओं में बस कुछ ही चीजें मायने रखती थीं और वे सभी इमारत के बाहर थीं। शुरुआती कुछ मिनटों तक तियान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भारी मात्रा में मान के बावजूद कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट बिंदुओं से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने इमारत के लिए एक नींव और तहखाना बनाने से शुरुआत की थी जो बौनों के निर्माण के लिए उपयुक्त और टिकाऊ था। जब ये काम पूरा हो गया तभी इमारत दिखाई देने लगी। सबसे पहले कुछ आंतरिक कमरे, ऊपरी अखाड़े के लिए आधारभूत आधार, फिर बाहरी दुकानें, स्तंभ और अखाड़े का अंडाकार कटोरा। अब उन पर सबका ध्यान था, क्योंकि इस प्रकार के निर्माण को नज़रअंदाज करना असंभव था, भले ही आप उपयोग की जा रही भारी मात्रा में मन को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हों। इमारत उनके शुरू होने के 20 मिनट के अंदर ही आकार लेने लगी थी और तियान ने काल द्वारा बनाई गई चीज़ें उधार लेनी शुरू कर दी ताकि वह उन्हें इमारत के ठोस पत्थरों के बीच रख सके, जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके। कुछ चीज़ें अभी भी आसानी से उपलब्ध थीं, जैसे दुकानों के लिए बनाए गए भ्रमकारी पत्थर। उनकी सेटिंग में नियमित रूप से बदलाव करने की ज़रूरत होती, इसलिए तियान उन्हें दफनाना नहीं चाहता था और न ही पार्टी की तैयारी के लिए सभी को तहखाने में किसी अजीब जगह पर भेजना चाहता था। दूसरों को जानबूझकर छिपाया और दफनाया गया था ताकि कोई भी उनके निर्माण में शामिल रहस्यों को कभी न जान सके। अखाड़े के लिए चबूतरा, विशेष पत्थर जिनसे महाकाव्य गोलेम बनते थे, जिनमें एक ऐसा कौशल था जो उनकी मूल शक्तियों में जन्मजात नहीं था। लेकिन ये कठिन हिस्सा नहीं था। असली कठिनाई तब आई जब ओपल समूह में शामिल हो गया और उसने सभी भ्रमों को परत दर परत बनाना शुरू कर दिया ताकि वे भ्रमकारी डोमेन के अंदर ठोस वस्तुएं बना सकें। मंत्रों को क्रियाशील बनाने के लिए यह उसकी शक्ति का एक बड़ा उपयोग था। इतना ही नहीं, काल ने इमारत को और मजबूत बनाने के लिए टिनी वर्ल्ड के मन क्रिस्टल में संचित शक्ति का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कमरे बहुत बुरे नहीं थे, लेकिन जब ओपल ने कर्मचारियों के बारे में बताना शुरू किया तो काल को एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। डार्क एल्वेन पुजारियों को बनाना बेशक चुनौतीपूर्ण था। हालांकि जब उन्होंने आइसक्रीम और सोडा की दुकान के लिए बनी गर्ल्स बनाई, जिनका डिज़ाइन लगभग वैसा ही था, तो उन्हें बनाना काफ़ी आसान हो गया। ओपल ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया, क्योंकि वही इन्हें बना रही थी, और उसने जल्दी से घर के सभी कर्मचारियों, रसोइयों और अन्य लोगों को, जिन्हें कौशल की आवश्यकता थी, जानवरों या वास्तविक जानवरों में बदल दिया। उनमें से अधिकांश को बन्नीच तथा शेष को लामिया बनाकर आवश्यक मैना की मात्रा को 2/3 तक कम कर दिया गया। अतः जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, बाकी स्टाफ भी बदल गया। डिज़ाइन में जिन स्टो कर्मचारियों का जिक्र नहीं था, वे सभी बदल दिए गए। उनमें से ज़्यादातर को वेबियर्स में बदल दिया गया, जिन्हें बनाने में ओपल को असली जानवरों से बस थोड़ी ही ज़्यादा मेहनत लगी। लेकिन अखाड़े के स्टैंड पर खाने पीने के सामान बेचने वाले, जिन्हें मूल रूप से ड्रैगनकिन बनाने की योजना थी, उन्हें बेजकिन्न बना दिया गया। उन्हें बनाना भी आसान था, लेकिन ओपल को समझ नहीं आ रहा था कि काल के जादुई पत्थर उसे ड्रैगनकिन के साथ सिर दर्द क्यों दे रहे थे। वे कम से कम बेजकिन्न जितने ही जानवर तो थे, हालांकि वेबियर्स जितने नहीं। लेकिन फिर उसने कुछ डार्क एल्व्स के साथ काम जारी रखा ताकि उसमें और भी क्यूटनेस का स्वाद आ सके, और पाया कि वे वेबियर्स की तरह ही आसान थे। इस बात का कोई तर्क नहीं था कि क्या बनाना कठिन था और क्यों। कम से कम ओपल के लिए तो नहीं। ओपल के विपरीत रे ने तुरंत ही मुद्दे को समझ लिया था। काल एक बीस्ट मास्टर था, विश्व ड्रैगन का प्रिय, जानवरों का मित्र। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि उसे वेबियर, बन्नी और अन्य रोएदार या शल्कदार जानवर बनाने में आसानी होती। लेकिन ड्रैगन्स के अपने देवता और अपने पहलू होते हैं, इसलिए ड्रैगनकिन बनाना ज़्यादा मुश्किल था। दूसरी ओर डार्क एल्व्स बनाना आसान था, क्योंकि वह राय से जुड़ा हुआ था और इससे उसे स्पाइडर देवी का कुछ हद तक अनुग्रह प्राप्त हुआ। अगर वे चाहते कि स्पाइडर देवी के सेवक उसे धनवान बनाने और दुनिया को अपने रेशम से ढकने में मदद करें, तो राय जानता था कि देवी को यह मंजूर नहीं होगा। उन घमंडी ड्रैगन देवताओं की तरह नहीं, जो अपने लोगों को दुकान के क्लर्क जैसे तुच्छ कामों से ऊपर समझते थे। अब जब ओपल को समझ आ गया, तो उसने अपने कुछ और भ्रमों को बदला ताकि देख सके कि क्या काम करता है और क्या उसे परेशानी देता है। कुछ राक्षस आसान थे, हर तरह के जुनूनी राक्षस और पंख वाले क्रोधी राक्षस। कुछ आसान नहीं थे, प्लेग राक्षस और जादुई राक्षस, दोनों की कल्पना करना भी मुश्किल था। बौने, ड्रॉइड और अन्य फे संभव तो थे, लेकिन आसान नहीं थे।
इसलिए जब आप जादुई वस्तुओं का उपयोग करके भ्रम पैदा कर रहे थे तो ये सब आत्मीयता पर निर्भर था, न कि केवल प्रकाश और जादू से। ये बहुमूल्य जानकारी थी और इससे ओपल को याद आया कि भविष्य में इनमें से कुछ मंत्र उसे खुद ही बनाने होंगे, बशर्ते वह फिर से इस सारे सिरदर्द से गुजरना न चाहे। उसने काल की कड़ी मेहनत की कद्र जरूर की और वह इनमें से कुछ मंत्र बनाने में सक्षम नहीं थी। लेकिन एक बार जब वह आगे बढ़ गई तो ओपल को पूरा यकीन था कि वह इन्हें समझ लेगी। मायावी क्षेत्र के बारे में उसकी समझ पहले ही इतनी बढ़ चुकी थी, सिर्फ एक इमारत से। और वे अभी पूरी भी नहीं हुई थीं। उन्हें अभी भी ऊपरी बक्सों में होटल बनाना था और फिर अखाड़े की चबूतरे पर अंतिम विवरण तैयार करना था, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि सुरक्षात्मक शिलालेख, जो गंभीर रूप से घायलों को अखाड़े के फर्श से बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल में ले जाएगा, कार्यात्मक है। काल को कुछ संदेह था कि होटल के सभी हाउसकीपिंग स्टाफ को सक्कुबी और इनक्यूबी बनाने का ओपल का फैसला एक अच्छा विचार था, लेकिन तितली अड़ी रही कि ऐसा ही होना चाहिए। काल का मानना था कि स्टाफ तो स्टाफ ही होता है। अगर वे काम पूरा कर लेते तो वह ओपल की बहनों द्वारा उसे दी गई उस अजीबोगरीब पठन सामग्री को नज़रअंदाज कर सकता था जिसके कारण वह इस नतीजे पर पहुंची थी। काल को यह नहीं पता था कि किसी भी होटल में अधिकांश सफाई कर्मचारी सक्कुबी होते हैं। व्यावसायिक यात्राएं करने वाले लोग अक्सर अकेले और एकाकी होते थे और यही इस प्रजाति के लिए भोजन का एक बेहतरीन अवसर था, क्योंकि इसमें विविधता भी अंतर्निहित थी। आखिरकार बहुत कम लोग लगातार कुछ दिनों से ज्यादा किसी होटल में रुकते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या रैंडमाइज उन्हें उन चीज़ों से लड़ने देगा जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा है, ओपल ने सोचा, क्योंकि उसने इमारत पर काम पूरा कर लिया था और अखाड़े के अंतिम जादू के साथ पत्थरों को रखने की तैयारी कर रही थी। उन्हें केवल एक और चीज़ की आवश्यकता थी, बाधाओं, मंत्रों और क्षेत्र के लिए ऊर्जा संग्रहित करने के लिए एक बड़ा मैना क्रिस्टल, ताकि इसे लगातार ध्यान देने की आवश्यकता न हो। लेकिन काल ने इसे संभाल लिया था, बस उन्हें डिज़ाइन में इसके लिए स्थान चुनना याद नहीं रहा था। ओह, मुझे पता है, हमने जजों के लिए एक सेक्शन बनाया है, चलो उनके पीछे की दीवार पर क्रिस्टल लगा देते हैं। ये चमकदार और बैंगनी है और दीवार पर सजावट के तौर पर बहुत अच्छा लगेगा, तियान ने प्रस्ताव दिया। ओपल के प्रतिनिधि ने यह बात गेरल्ट को बताई, जिसने इसके लिए एक स्थान तैयार करने में कुछ समय लगाया और फिर इसे एक छोटे स्तंभ के ऊपर रखने का निर्णय लिया, ताकि इसे ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित किया जा सके तथा इसके ऊपर सुरक्षात्मक मंत्र भी लगाए जा सकें। ठीक है, सब कुछ ठीक है, अपना काम करो, राक्षस आदमी, ओपल ने घोषणा की। अब काल की बारी मुश्किल हिस्से की थी। उसे ज़रूरी मंत्रों के लिए सभी रूनों को इमारत के पत्थर में डालना था और उन्हें अखाड़े में लगी जादुई वस्तुओं से जोड़ना था, ताकि सब कुछ एक साथ काम करे। उन्होंने केंद्र से शुरुआत की, अखाड़े के पूरे कटोरे को पंक्ति दर पंक्ति रूनों से भरते हुए प्रभाव बनाने के लिए आवश्यक शेष मंत्रों को तैयार किया और फिर उन्हें ओपल द्वारा बनाए गए भ्रमकारी डोमेन पत्थर के साथ एकीकृत किया। इसके बाद विक्रेताओं और निचले स्तर के स्टॉलों के साथ साथ बेसमेंट में निजी कमरे भी जोड़े गए। काल ने स्टोर्स को पूरी तरह से अलग रखा था, ताकि अगर अखाड़े को कुछ हो जाए तो उन पर कोई असर न पड़े। उन्होंने सिर्फ मैना क्रिस्टल से ही लिंक रखा था, ताकि सब कुछ एक ही जगह से अपने आप चार्ज हो सके। मैना क्रिस्टल पर सीधे फीडिंग का शिलालेख लगा था, इसलिए यह जिलास के नीचे ले लाइन से चार्ज होता था। कोई भी मैना नहीं चूकता था, वहां पहले से ही लाखों मंत्र थे और लोग इससे फीडिंग कर रहे थे। एक अखाड़ा कोई बड़ी बात नहीं थी और यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शिरा थी। पूरे दिन काल अखाड़े में घूमता रहा, उस संरचना पर शिलालेख लगाता रहा, पत्थर को मजबूत बनाता रहा, मंत्र गढ़ता रहा और एक आखिरी छिपा हुआ कमरा भी बनवाता रहा, ताकि अगर कोई जिज्ञासु मन हो तो अखाड़े का राज जानने की कोशिश कर सके। जब उन्हें पता चला कि अंतिम खजाने की पेटी एक नकल थी और इसे छूने से अराजकता विमान का द्वार खुल जाएगा, तो उनके चेहरे पर जो भाव थे वे अमूल्य थे। इसमें बहुत अधिक मन लगा और काल ने जब ये काम पूरा किया तो वह तहखाने के तीसरे तल के कोने में स्थित छोटे से खिड़की रहित कमरे में बैठ गया। निर्मित वस्तु मिथिक ग्रेड कलाकृति कैस मिमिक, काल ने हंसते हुए कहा कि संदूक खुशी से खड़खड़ाया, फिर वह कैरा में बदल गया, जो अस्तव्यस्तता से भरे संदूक को गौर से देख रही थी। वह पहले से ही जानती थी कि इसका स्वाद काल के जादू जैसा होगा, लेकिन ये तो अराजकता का पिटारा था। काल सचमुच एक सोचे समझे इनाम की कीमत समझने लगा था। जब कोई इसे चुराने आएगा तो उसका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मानो उसके मन की बात पढ़कर उस नकलची ने स्वयं को एक चमकती हुई चांदी की तलवार में बदल लिया, जो सोने और रत्नों के ढेर पर पड़ी थी। बिल्कुल सही, उन्हें अखाड़े के खजाने वाले कमरे में घुसने दो, यही उनके लिए सही होगा। काल ने एक पल के लिए कलाकृति और कारा की बातचीत देखी, फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बेजे को अपने बूट से धक्का दिया। ऊपर वापस जाने का समय हो गया है। एक बार जब मैं सभी मंत्रों की सक्रियता जांच लूंगा तो हम इमारत को ऑनलाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे याद आया कि हमें या तो एक प्राकृतिक पादरी को नियुक्त करना होगा या दुकानों के लिए सामान लाने के लिए किसी को भेजना होगा। मैं भोजन बनाने के लिए मंत्र नहीं पढ़ सकता।
मैंने सभी रसोइयों को बनाया है, लेकिन उनके पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने समझाया। कैरा ने उसे खुशी से हाँ कर दी। वह जानती थी कि उन्हें कहाँ ढूंढना है और रे उनमें से किसी एक को इस काम के लिए अगवा कर सकता था। आपका मतलब है किराए पर लेना? काल ने सही किया। वाकई, वही बात। उन्हें मिस्टिक कुकिंग और प्यारी एल्फ लड़कियां दे दो और वे जाना भी नहीं चाहेंगे, कैरा ने जवाब दिया। इससे काल को एक अद्भुत विचार आया। मिस सैफायर, मुझे नहीं लगता कि आपके किसी दोस्त को कुछ युवा ग्रीन ड्रैगन क्लरिक्स पता होंगे जो काम की तलाश में हैं। मैं उन्हें मिस्टिक कुकिंग और खरगोशों से जुड़ी स्थिर नौकरी दे सकता हूँ। काल ने ब्लू ड्रैगन को संदेश भेजा। आपके पास पर्याप्त नीले ड्रैगन नहीं थे, इसलिए अब आप हरे रंग के ड्रैगन से घिरे रहना चाहते हैं, क्या यही बात है? उसने जवाब दिया। मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं खाना बनाने वाला कोई मंत्र नहीं बना सकता, इसलिए हमें किचन मैनेजर चाहिए जो अखाड़े के विभिन्न विक्रेताओं को सामग्री से भर सकें। लेकिन यहाँ दर्जनों बनी गर्ल्स और अन्य जानवर हैं जिन्हें ओपल ने भ्रम से बनाया है, इसलिए उन्हें कभी जाना ही नहीं पड़ता, काल ने समझाया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सहायक ढूंढ दूंगा जो तुम्हारी रसोई चलाएंगे। ग्रीन ड्रैगन के अनुयायी उन्हें बेहतर खाना पकाने के गुर सिखाने के प्रस्ताव को ठुकराएंगे नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें दिन में नौकरी ही क्यों न करनी पड़े। काल ने अखाड़े में अपनी सैर पूरी की, फिर वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां ह्यूगो और अन्य लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनके साथ अमर रीजेंट, नीलम और ग्रीन ड्रैगन क्लेरिक्स के वस्त्रों में 4 युवा पुरुष थे। क्या ये हमारे स्वयंसेवक हैं? काल ने पूछा। सचमुच, चर्च में काम की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर था। उनके पास खाना बनाने के सभी आधुनिक मंत्र हैं और उन्हें रसोई का भी अनुभव है। इसके अलावा वे शहर को भी जानते हैं, इसलिए वे वो सामग्री मंगवा सकते हैं जो वे खुद नहीं बना सकते, सफायर ने समझाया। पुरुषों ने उत्सुकता से सिर हिलाया और काल ने उन दोनों के कंधे थपथपाकर उन्हें मिस्टिक कुकिंग का हुनर सिखाया। अब यहीं रुको, मैं पूरे अखाड़े को ऑनलाइन कर देता हूं ताकि तुम अपने पूर्णकालिक सहकर्मियों से मिल सको। बाकी कर्मचारियों की नियुक्ति अगले कुछ दिनों में गिल्ड अलायंस के सदस्यों में से की जाएगी, काल ने समझाया। पादरी भ्रमित लग रहे थे, लेकिन तभी संग्रहित मान बढ़ गया और अखाड़े की उपस्थिति चमक उठी, जिससे दुकानों के सामने का हिस्सा दिखाई देने लगा जो उस क्षण तक अंदर से खाली दिखाई दे रहा था। भ्रमकारी कर्मचारी ग्राहकों के लिए सब कुछ तैयार करने में जुट गए और मौलवी रुक गए। क्या ये मकड़ी देवी की उच्च पुजारिने हैं? उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ, वे उस बढ़िया भोजनालय के मुख्य कर्मचारी हैं। प्रकृति पादरी ने उसे गंभीरता से देखा। तुम्हें पता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग उनसे डरते हैं, है ना? काल ने भौहें चढ़ाईं। मुझे लगा था कि सबको सेक्सी एल्व्स पसंद हैं। पादरी ने उसे पागलों की तरह देखा। जरूर, लेकिन उच्च पुजारिने नहीं। वे अद्भुत इंसान होने से ज्यादा मकड़ी देवी को अपने प्रेमियों की बलि चढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन ये कैसा तरीका है? अन्य मौलवियों में से एक ने बुदबुदाया। एक खासी लंबी पुजारिन टहलती हुई आए और पुजारियों को देखकर मुस्कुराए। तो आप हमारे सप्लाई मैनेजर हैं, है ना? मुझे मंजूर है। मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं आपको रसोई दिखाती हूँ। एक मौलवी ने धीरे से सहमति जताई, जबकि बाकी ने हाथ खड़े कर दिए। मैं दूसरी दुकानों पर जाकर देखूंगा कि उनके पास जरूरत की चीजें हैं या नहीं, एक काले बालों वाले मौलवी ने घोषणा की और इमारत के दूसरी तरफ भाग गया। खैर, ये योजना के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन असली रसोई एल्वेस नहीं हैं। ये हमारे लिए कारगर नहीं रहा। लामिया और वेबियर रसोइयों की सुरक्षा में वे ठीक रहेंगे, काल ने सैफायर से फुसफुसाते हुए कहा। तुम बुरे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इमारत के दूसरी तरफ से खिलखिलाहट की आवाज़ आए और सफायर ने भौहें चढ़ाईं। जरूर उसे वो खरगोश मिल गए होंगे जिनका तुमने वादा किया था। वे आइसक्रीम की दुकान चलाते हैं। लॉर्ड अज़ोव, मुझे लगता है हमने इसे बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आपने सोचा था। रसोई में एक वेबियर है जो खरगोशों को उपद्रवी ग्राहकों से बचाता है, लेकिन वे एक मिथिक रैंक का भ्रम है। वे ज़्यादातर चीज़ों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, यहाँ तक कि अति उत्साही ग्रीन ड्रैगन क्लरिक्स से भी, काल ने प्रस्ताव रखा। दुकानें कब तक चालू होंगी? आज़ोव ने उत्सुकता से पूछा। शायद कल। उन्हें अभी भी हर चीज़ के लिए सामान लाना होगा और हमें ये सुनिश्चित करने के लिए अखाड़े का परीक्षण करना होगा कि कोई समस्या तो नहीं है। मुझे यकीन है कि सुरक्षा उपाय अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सुरक्षा उपाय नहीं बताते या खुद नहीं लाते, तो विरोधी टीम के पास एक बेतरतीब विकल्प होता है और यह समस्या पैदा कर सकता है, काल ने विस्तार से बताया। आपने एक ही आर्टिफैक्ट पर रैंडमाइज और कैओटिक जोन का उपयोग किया, अज़ोव ने पूछा। तकनीकी रूप से यह इमारत कोई कलाकृति नहीं है। मेरा इंटरफेस इसे एक एपिक ग्रेड जादुई वस्तु के रूप में दिखाता है जिसका आकार एक विस्तारित शहर ब्लॉक के बराबर है। लेकिन हाँ, दर्शक मैदान के ऊपर से उड़ने लगे थे और सैफायर हंसने लगा जब उनमें से पहला दर्शक मैदान के ऊपर लगे अवरोधक से टकरा गया। आप बाहर से सीधे उड़कर नहीं आ सकते थे,
सिर्फ इसलिए नहीं कि युद्ध के दौरान ये भयावह रूप से असुरक्षित होगा, बल्कि इसलिए भी कि आंतरिक आयाम मेल नहीं खाते और विरूपण प्रभाव के कारण कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। लेकिन बाहर से देखने पर अंदर की हर चीज़ उस अवरोध के कारण विकृत दिखाई देती थी, मानो वह जीवन से भी छोटी हो। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक स्टैंड भर न जाएं। क्या ये युद्ध का मैदान है या कोई प्रशिक्षण मैदान? ऊपर से एक क्रोध दानव ने पुकारा। यह एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें जादुई प्रतिद्वंद्वी पहले से ही मौजूद हैं। क्या आप बीटा परीक्षण में हमारी मदद करना चाहेंगे? काल ने वापस पुकारा। दानव टोटेम रैंक का था, जो कि अखाड़े की सुरक्षित संचालन सीमा के करीब होना चाहिए और मंत्रों के लिए एक अच्छा परीक्षण होना चाहिए। क्या ये लड़ाई भी लड़ सकता है? उसने संदेह से पूछा। अगर आप प्रतियोगी के प्रवेश द्वार से अंदर जाएं, तो रिसेप्शनिस्ट से बात करें और वे किसी को आपके साथ अखाड़े तक ले जाएंगे। उन्हें बताएं कि काल ने आपको भेजा है। वे पहले से ही जानते थे क्योंकि पूरा अखाड़ा काल से जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे बातचीत ज्यादा स्वाभाविक लगेगी। क्रोधी दानव नीचे उतरा और दौड़ता हुआ भवन में चला गया, जबकि कुछ अन्य लोग ऊपर से उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। रेस्तरां और विक्रेताओं के पास अभी सामान नहीं है, लेकिन अगर आप मुकाबला देखने जाना चाहते हैं तो अभी जा सकते हैं, काल ने प्रस्ताव दिया। सिस्टम को तनाव परीक्षण करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसे उत्साहित दानवों और ड्रैगनों से भर दिया जाए। उन्हें लगभग 20 स्वयंसेवक मिले। उसके बाद काल का समूह। प्रतियोगियों के लिए मंच तैयार करना। जब कोई कतार नहीं थी, स्टैंड में जाने से ज्यादा लंबी प्रक्रिया थी, इसलिए वे सभी आगे की पंक्ति में बैरियर दीवार के पास बैठे थे। तभी ताज़ी तेल लगी काली त्वचा पर चमकते सुनहरे कवच के साथ डेमन बाहर आया। उनके पहले प्रतियोगी ने इस प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तेल उसे पकड़ना मुश्किल बना देता था, साथ ही रोशनी को परावर्तित करके उसे प्रभावशाली बनाता था, और कवच न सिर्फ काम का था, बल्कि उसकी सबसे अच्छी सजावटी वस्तु भी थी। गणित तो गणित नहीं है, दर्शकों में से एक, रेड ड्रैगन ने कहा। भ्रामक क्षेत्र, अंदर का हिस्सा बाहर से 10 गुना बड़ा है। मैंने सोचा था कि अगर हम युद्ध क्षेत्र को 4 अच्छे आकार के युद्ध अखाड़ों में बांट सके तो बेहतर होगा, लेकिन आज ये सब एक है, इसलिए उनके पास लड़ने के लिए पर्याप्त जगह है, काल ने समझाया। वह किससे लड़ने जा रहा है? अजगर ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता कि उसने कोई बेतरतीब निशाना चुना, या सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछा, या उसके मन में कुछ खास था। जब आप किसी जादुई प्रतिद्वंद्वी की तलाश में होते हैं तो ये सब विकल्प होते हैं, और यह टोटेम रैंक वाले प्रतिद्वंद्वी भी बना सकता है, ड्रैगन ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इतना ही नहीं, यह नकली कालकोठरी बॉस भी बना सकता है। और उनके पहले प्रतियोगी को ठीक यही मिला। एक डार्क एल्वेन राजा अखाड़े की रेत पर टहलता हुआ आया और अपना हाथ उठाया। हमारे प्रतिद्वंद्वी ने सबसे शक्तिशाली टोटेम रैंक वाले गैर महाकाव्य श्रेणी के दानव से लड़ने का फैसला किया है जो हम उसे दे सकते हैं। पश्चिम की ओर हमारे सामने जिलास के लेडू जिले का रहने वाला प्रतिद्वंद्वी अल्बियोनॉल है, जिसकी ऊंचाई प्रभावशाली 340 सेंटीमीटर है। पूर्व की ओर हमारे पास एरेना का चैंपियन रेथब्रिंगर है। एक विशालकाय काला राक्षस प्रकट हुआ, लगभग 5 मीटर लंबा और दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए। बुलाया गया ये प्राणी चुनौती देने वाले पर मुस्कुरा रहा था, जो अपने जीवन के फैसलों को लेकर थोड़ा ज्यादा चिंतित लग रहा था। हालांकि रेथब्रिंगर तकनीकी रूप से एक बॉस मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन उसके नाम पर एक विशिष्ट चिन्ह था जो बताता था कि वह एक एलीट मॉन्स्टर है, एक ऐसा प्राणी जिसे एक द्वितीयक बॉस के रूप में या किसी कालकोठरी में एक विशेष रूप से कठिन समूह के मुखिया के रूप में जोड़ा जाता था। एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिससे निपटने के लिए आपको आमतौर पर एक से ज्यादा टीम सदस्यों की जरूरत होती थी। लेकिन सदमे के खत्म होने के बाद चुनौती देने वाले दानव का दृढ़ संकल्प बढ़ गया। वह किसी भी नए क्षेत्र में बुलाए गए गोलेम के साथ आने की इजाजत नहीं देगा। तकनीकी रूप से एक ग्रेटर गोलेम, वह चीज उसे मार डालेगी, लाल अजगर ने भविष्यवाणी की। ये टोटेम रैंक का सर्वोच्च कुलीन गिरोह है। एक एक करके हम में से कितने लोग इसे हरा सकते हैं? मुझे लगता है कि यह अखाड़ा मेरी नई पसंदीदा जगह बनने जा रहा है। क्या यह आम जनता के लिए खुला होगा? दूसरे क्रोधी राक्षसों में से एक ने पूछा। काल ने सिर हिलाया। रोज तो नहीं, लेकिन दुकानें जरूर खुलेंगी और स्टैंड आम जनता के लिए खुले रहेंगे, जब तक कि अखाड़ा किसी निजी कार्यक्रम के लिए बुक न हो। किस तरह की दुकानें? लाल अजगर ने पूछा। यहाँ एक शानदार रेस्टोरेंट, एक कैफे, एक आइसक्रीम की दुकान है, साथ ही मुख्य मंजिल पर बाहर से आने जाने के लिए एक अलायंस वेंडर भी है। इसके अलावा अंदर खाने पीने के विक्रेता भी होंगे और व्यस्त दिनों में स्टैंड पर टहलते हुए भी दिखेंगे। अंदर भी हमारे विक्रेता बूथ हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या क्या बिकेगा। हमने अभी तक न तो विवरण तय किया है और न ही विक्रेताओं का चयन किया है। ज्यादा संभावना है कि यह अलायंस के बाहर के व्यापारियों के लिए खुला होगा जो स्मृति चिन्ह, सामान और यादगार चीजें बेचेंगे।
कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होगा और शायद कुछ और खास खाने के स्टॉल भी होंगे। जब आप मुकाबले देखने आते हैं तो नाश्ता ज़रूरी होता है। ड्रैगन ने धीरे से सिर हिलाया जबकि राक्षसों ने अपराधबोध से कंधे उचका दिए। बिल्ली दानव गलत नहीं था। उसका नया अखाड़ा निश्चित रूप से उनमें से एक से ज़्यादा लोगों को भोजन से वंचित कर देगा, इसलिए भोजन और नाश्ता उपलब्ध होना उनकी भलाई के लिए ज़रूरी होगा। लड़ाई, रेफरी ने घोषणा की, फिर अखाड़े के फर्श के किनारे तक उछल गया जहां उसके लिए एक सीट रखी गई थी। दोनों राक्षसों के बीच टकराव हुआ और फिर जब रेडब्रिंगर ने अपने प्रतिद्वंद्वी के पैरों के बीच में सीधे लात मारी तो सभी लोग सिहर उठे। ये तो बहुत बुरी बात है। इसे किसने प्रोग्राम किया? उनमें से एक आदमी ने पूछा। यही सबसे अच्छी बात है। कोई नहीं, ये बस एक संशोधित ग्रेटर गोलेम मंत्र है जो जादू से प्रेरित प्राणी को अखाड़े के नियमों के तहत अपनी मर्जी से काम करने देता है। अगर आप ऐसे प्रतिद्वंद्वी को चुनते हैं जो खुशी खुशी आपको लात मारने को तैयार हो तो आपको घटिया हमलों से सावधान रहना होगा। काल ने जवाब दिया। कम से कम रेडब्रिंगर ने इतना तो शिष्टाचार दिखाया कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को लड़ाई जारी रखने से पहले अपने पैरों पर खड़ा होने दिया। ऐसा नहीं था कि इस देरी से नतीजा बदलने वाला था। चुनौती देने वाला पूरी तरह से पराजित था और विशाल राक्षस बस उसके साथ खेल रहा था। उसे तब तक थका रहा था जब तक कि उसकी लड़ने की इच्छाशक्ति टूट न जाए। सौभाग्य से दानव को यह एहसास हो गया कि रेडब्रिंगर क्या कर रहा था, इससे पहले कि वह पूरी तरह थक जाता, और उसने तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि निर्माण को उसे बेहोश नहीं करना पड़ा या खुद गंभीर रूप से घायल नहीं होना पड़ा। चैलेंजर मैदान से गायब हो गया जबकि दर्शक चिंतित दिखे। चिंता मत करो, उसे टेलीपोर्ट के साथ अस्पताल ले जाया गया है। अब उसका इलाज चल रहा है और वह बस 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। लेकिन हम प्रवेश शुल्क में क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत नहीं करते, इसलिए ध्यान रखें कि अखाड़े में लड़ने से अतिरिक्त लागत लग सकती है। काल ने उन्हें बताया। दर्शकों ने कंधे उचका दिए। वैसे भी उनके उपकरण ठीक करना हर हफ्ते का काम था और उनके स्तर पर यह कोई बड़ी लागत नहीं थी। रेड ड्रैगन खड़ा हुआ और काल की तरफ मुस्कुराया। चूंकि हम यहाँ हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और बीटा टेस्ट से कोई आपत्ति होगी। आगे बढ़ो, आज रात कोई शुल्क नहीं। लाल ड्रैगन प्रतियोगी के क्षेत्र में चला गया और कुछ ही मिनट बाद बाहर आया। वह दृढ़ निश्चयी दिख रहा था। रेफरी ने मुकाबला शुरू करने के लिए रेत पर छलांग लगाए और कहा, हमारे अगले दावेदार पोर्थोस द पायरेट, आपका स्वागत है। ड्रैगन ने उसे घूरा और एल्फ ने कंधे उचका दिए। पार्थेनोस, युद्ध के देवता का अनुयायी, पवित्र पैलाडिन ऑर्डर का लाल ड्रैगन, कोब्जी का निवासी, और उसका यादृच्छिक रूप से चुना गया प्रतिद्वंद्वी, शक्तिशाली ज़ार्राग दानव सर्प। सांप 15 मीटर लंबा था, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे और उससे अपवित्र ऊर्जा निकल रही थी। यह एक टोटेम श्रेणी का जादुई जानवर था और निश्चित रूप से कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था, भले ही वह क्रोध लाने वाले दानव के स्तर का न हो। जब वह चलता था तो उसके शल्क चमकते थे। वह रेत के साथ उसी तरह तालमेल बिठाता था जैसे गिरगिट करता है, लेकिन वह उस स्तर का भेस नहीं रखता था जो राय जुटा सकता था। तलवार और ढाल लेकर लाल अजगर ने राक्षसी सांप का सामना किया, लेकिन काल का मन भटक रहा था, अपने नए कर्मचारियों की जांच कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि उनके नए पादरियों के साथ कुछ भयानक तो नहीं हुआ है। एक दुकान के लिए आइसक्रीम मिक्स और सोडा सिर्फ बनाते हुए खरगोशों के साथ मस्ती कर रहा था। दूसरा रेस्टोरेंट की ओपनिंग नाइट के लिए रसोइये द्वारा मांगी गई सामग्री को और भी पेशेवर तरीके से परख रहा था। पुजारी ने उसे ऐसे देख रही थी मानो वे उसे तबाह कर देंगी और फिर मकड़ी देवी को बलि चढ़ा देंगी, लेकिन काल जानता था कि अखाड़े की पाबंदियां उन्हें ऐसा करने नहीं देंगी। उसे बलिदान कर दो, यही था। काल ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि पुजारी ने पादरी को अन्य तरीकों से आतंकित करेगी, क्योंकि उसने वास्तव में कालकोठरी के बाहर कभी किसी पुजारिन से सामना नहीं किया था जहां उनका व्यवहार अस्वाभाविक रूप से आक्रामक था। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वे सचमुच उसके आतंक का आनंद ले रहे हों। इसने काल को एक तरह से राय की याद दिला दी। सारा अंधकार में आनंद, 30% हिंसक इरादे। हमारे ऊपर वो क्या है? वीआईपी बॉक्स, एक दर्शक ने अखाड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा। ओह ठीक है, यही होटल है। वीआईपी मेहमानों के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर 1 दर्जन कमरे हैं। ये पूरी तरह से स्टाफ से भरा है और इसे लग्जरी होटल के मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। मैंने सोचा कि महत्वपूर्ण विदेशी मेहमानों के लिए भीड़ का सामना करने के बजाय अखाड़े में ही रुकना बेहतर होगा। सभी ने धीरे से आज़ोव की ओर देखा, जिसने कंधे उचका दिए। मैं अभी उनके अलायंस कंपाउंड में ही ठहरा हूँ। काल ने इम्मोर्टल की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहें तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको होटल में प्राथमिकता वाली जगह मिले। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको अखाड़े में मुकाबले देखने के लिए कितनी बार समय मिलता है। आज़ोव ने आंखें घुमाईं। मुझे हैरानी है कि आज मेरे पास समय है। अगर तुमने इतना हंगामा न मचाया होता तो अब तक कोई न कोई मेरी मदद मांगने आ गया होता, मुझे पूरा यकीन है।
लाल ड्रैगन और जराराग दानव सर्प उस समय आमने सामने थे, लेकिन सर्प काफी नुकसान दिखा रहा था, जबकि पैलाडिन खुद को ठीक कर पा रहा था। घिसट घिसट कर की जाने वाली लड़ाई देखने में शायद ज्यादा मजेदार न हो, लेकिन दर्शकों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वे अब भी उसका उत्साह बढ़ा रहे थे और इस बात पर बहस कर रहे थे कि अगला वार कौन करेगा। सीढ़ियों पर हो रही हलचल ने काल का ध्यान आकर्षित किया और एक ट्रे लिए हुए एक कैटेगरल विक्रेता क्षेत्र से बाहर आए। सर, हमारे नाश्ते का पहला बैच तैयार है, क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हें बांट दूं? उसने पूछा। काल ने सिर हिलाया, जरूर, मुझे लगता है कि सबको कुछ जलपान की जरूरत है। हमारे पास क्या है? पॉपकॉर्न, वेजी डॉग और बियर, ये सब ग्रीन ड्रैगन क्लेरिक्स की ओर से है, उसने बताया। खुशबू आते ही दर्शक उसकी तरफ देखने लगे। जो भी हो, इसकी खुशबू तो कमाल की है। क्या उन्होंने कहा था कि मौलवी ने शाकाहारी हॉट डॉग बनाए हैं? एक राक्षस ने पूछा। शाकाहारी चिली डॉग्स, जहां तक मैं समझता हूं, ये बीन से बने होते हैं और मसालेदार होते हैं। इन्हें रॉयल रैंक स्किल से बनाया जाता है, इसलिए ये कोई सस्ता जंक फूड नहीं है। क्या आप एक लेंगे? विक्रेता ने पूछा। काल पॉपकॉर्न के जादू को भी महसूस कर सकता था, इसलिए वह साधारण नहीं था। अगर कोई ग्रीन ड्रैगन पादरी कोई और विकल्प देता तो वह इतना साधारण नाश्ता कभी नहीं परोसता। सबने एक एक चीज ली और एक और विक्रेता ये सुनिश्चित करने के लिए आया कि सबको एक नमूना मिले। पॉपकॉर्न में मेवे और कैरेमल का स्वाद था, बियर ताजगी भरी और थोड़ी फलदार थी, एक तरह का खट्टा लेगर। लेकिन चिली डॉग असली विजेता था। यही तो वे स्टैंड में परोसेंगे? एक राक्षस ने पूछा। दूसरी कैटेगरल ने सिर हिलाया। जी हाँ सर, हम अभी खाने के आकार पर विचार कर रहे हैं। एक चिंता थी कि हमने शायद उन पर ज्यादा मिर्च डाल दी होगी जिससे वे आसानी से खाने लायक नहीं रहे। लेकिन बरेटो भी हैं, साथ ही पिज्ज़ा और कबाब भी। कबाब और बरेटो आज तैयार नहीं होंगे क्योंकि हम मीट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि पिज्ज़ा के लिए पनीर तो हमने पहले ही मंगवा लिया है। दाना मुस्कुराए, हमें शायद दरवाज़ा खोल देना चाहिए और कुछ और लोगों को अंदर आने देना चाहिए। मैं यहाँ से उनकी आवाज़ें सुन सकती हूँ। काल ने सिर हिलाया। मैं ऐसा करूँगा और हम उन्हें मुकाबले देखने आने दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास और भी दावेदार हैं। मौलवियों को सूचित करना होगा। कैटेगरल ने काल को अंगूठा दिखाया। हो गया, हम सब जानते हैं कि दूसरे क्या जानते हैं और उन्होंने ब्लीचर विक्रेता के लिए और भी स्नैक्स तैयार करना शुरू कर दिया है। सफायर मुस्कुराए। हमें उन्हें पहले ही दिन से बता देना चाहिए था कि उन्हें काम करना होगा। लेकिन अगर वे स्टॉल के लिए खाना बनाने लगे हैं तो उन्हें आइसक्रीम की दुकान भी तैयार रखनी चाहिए। यह एक पूरी तरह से स्टॉक की गई दुकान है, लेकिन वे बाकी भंडारण कक्षों को स्टॉक करने के लिए आधी रात तक काम करेंगे। अगर हम उन्हें चेतावनी देते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन तुम सही कह रहे हो, उन्होंने आइसक्रीम मशीनों से शुरुआत ज़रूर की होगी। उस दुकान को तैयार होने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ कुछ ही उत्पाद मिलते हैं और तुम मेरे लिए काफ़ी ताकतवर पादरी लाए हो। लेकिन एक बार जब वे पहला लोड पूरा कर लेंगे तो उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस हर दिन थोड़ा समय चाहिए बिक्री बढ़ाने के लिए, काल ने जवाब दिया। नीला ड्रैगन उसकी भोली भाली सोच पर हंसा। ये जगह शहर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक बनने वाली थी। आसान दिनों की तो बात ही छोड़िए, उसे कुछ ही दिनों में और भी पादरी लाने थे ताकि बिक्री बनी रहे और पहले समूह को काम पर न लगाना पड़े। काल सड़क पर चला गया। उसके साथ 2 डार्क एल्वेन पादरी भी थे जो उम्मीद कर रहे थे कि जब वह लोगों को अंदर जाने देने के लिए बाड़ खोलेगा तो लड़ाई हो सकती है। उनका रेस्टोरेंट आज तैयार नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्हें ऐसी सामग्री का इंतजार था जो मौलवी नहीं बना सकते थे। इसलिए वे बोर हो रहे थे। वे खुद को निष्क्रिय छोड़ सकते थे और अखाड़े के लिए कुछ पैसे बचा सकते थे। लेकिन देखने और करने के लिए अभी भी इतना कुछ था कि इस समय उनकी असली नौकरी उनके लिए एक गौण चिंता का विषय थी। कैफ़े के लिए भी यही स्थिति थी, जहां कसाई के आने तक मेनू बहुत सीमित था। देवियों और सज्जनों, मैं समझ सकता हूं कि आप अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हम आपको एक झलक दिखाते हैं। अभी सिर्फ एरिया तैयार है, लेकिन हम विक्रेता के स्नैक्स के नमूने ले रहे हैं और जब तक आप जाएंगे आइसक्रीम की दुकान में पहला बैच तैयार हो जाएगा। काल ने अटकलों पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। आइसक्रीम की दुकान? जुनूनी राक्षसों में से एक ने उलझन में पूछा। ये जगह अब नारा समूह की नवीनतम बहुउपयोगी सुविधा का घर है। निचली मंजिलों पर हमारी दुकानें और विक्रेता स्टॉल हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर मुकुट रत्न है, एक जादुई रूप से उन्नत युद्ध क्षेत्र जो टोटेम रैंक तक के जादुई विरोधियों के खिलाफ जनता की चुनौतियों के लिए खुला है। काल ने घोषणा की। सड़क पर लोगों की चीखें गूंजने लगी और अनेक मिथिक रैंक के योद्धा आगे बढ़ गए। क्या ये सच है? यह अखाड़ा सार्वजनिक चुनौतियों के लिए खुला रहेगा? एक ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मुफ्त में नहीं, जाहिर है, लेकिन अगर हम अखाड़े का आकार सीमित कर दें तो हम एक बार में 4 चुनौतियां दे सकते हैं। कठिनाई को एपिक ग्रेड और टोटेम रैंक तक बढ़ाया जा सकता है।
हालांकि ये सिर्फ सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं है। कोई भी रैंक जो शुल्क दे सकता है उसे खुले दिनों में चुनौती देने की अनुमति होगी, काल ने समझाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका मतलब ज्यादातर अधिपति और कुलदेवता ही होंगे, लेकिन इसमें शामिल जादू की वजह से इस सुविधा के संचालन की लागत अविश्वसनीय रूप से कम थी। काल इसे शाही और सम्राट श्रेणी के योद्धाओं के लिए भी किफ़ायती बना सकते थे। दुर्भाग्य से दर्शक उन्हें देखने आना नहीं चाहेंगे, इसलिए विशेष अवसरों को छोड़कर इसे अधिपति श्रेणी और उससे ऊपर रखना व्यवसाय के लिए बेहतर होगा। कृपया मेरे पीछे अंदर आएं और स्टैंड में बैठ जाएं। अभी एक मुकाबला चल रहा है जिसके लिए पूरी जगह का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बाद अगर हमारे सामने कई दावेदार आएं तो मैं जगह बांटने को तैयार हूं। मिथ ने हाथ उठाया। आपने एपिक ग्रेड कहा, क्या आपका मतलब है कि हम लोगों को डेंगॉन बॉस से लड़ने के लिए भेज सकते हैं? काल ने खुशी से सिर हिलाया और डार्क एल्व्स खिलखिला उठे। ये अजनबी लोग मज़ेदार थे। बेशक देवताओं को ये देखना अच्छा लगता कि अखाड़े में डेंगॉन के सरदारों द्वारा अजनबियों को पीटा जा रहा है। अखाड़ा इसकी इजाज़त क्यों नहीं देता? वे यह नहीं समझ पाए कि वास्तव में ऐसा कैसे संभव हुआ। उन्होंने केवल यह मान लिया कि यदि वे अस्तित्व में हैं और राजा रेफरी है तो ये स्वाभाविक ही है। काल गेट से पीछे हट गया और सैकड़ों आगंतुक उसके पीछे अंदर आ गए, जिससे दोनों पादरियों को बहुत निराशा हुई, जिन्होंने अभी अभी पॉपकॉर्न का स्टॉक करना समाप्त किया था। उन्हें इसे पकाना तो नहीं पड़ा, इसके लिए स्टाफ बुलाना पड़ा, लेकिन उन्हें पॉपकॉर्न की एक और बोरी बनानी पड़ी। पॉपकॉर्न परोसने वाले बैग दरअसल ब्रह्मकारी डोमेन मंत्र का हिस्सा थे और हर दिन अपने आप रिफ्रेश हो जाते थे। हालांकि यह एक समस्या हो सकती है क्योंकि आप उन्हें आयोजन स्थल से बाहर नहीं ले जा सकते थे, लेकिन इससे उन्हें सब कुछ तैयार करने में समय की बचत हुई और पैकेजिंग का ज़्यादातर कचरा भी खत्म हो गया, जब तक कि उन्होंने उन्हें असली बैगों से नहीं बदल दिया। अगर उन्होंने कभी ऐसा किया भी। काल को विशेष रूप से विवरण की चिंता नहीं थी। यदि यह समस्या उत्पन्न होती कि अखाड़े में कोई पैकेजिंग उपलब्ध नहीं है तो वे अधिक लोगों को काम पर रख सकते थे। हालांकि अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें दुकानों के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए। तियान मन ही मन हंसा। हमने पहले ही इसका ध्यान रख लिया है। पृथ्वी जादू के जो मंत्र हमने तुम्हें कॉपी करने को दिए थे उनमें से एक था रेस्टोरेंट के लिए पत्थर और कांच के टेकअवे कंटेनर बनाना। मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं सूझा। काल को यकीन नहीं था कि लोग असली कांच के बर्तन में संडे पाकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन तियान ने उसे यकीन दिलाया कि यह ठीक है। ज़्यादातर आइसक्रीम किसी न किसी कोन या वफल बाउल में थी, जो न सिर्फ रेस्टोरेंट में बनाई जाती थी बल्कि खाने लायक भी थी। कैफ़े और फाइन डाइनिंग की जगह पर तो और भी ज़्यादा बदलाव आने वाले थे। आइसक्रीम की दुकान में तो मिल्कशेक के लिए पतले पत्थर के कपों का इस्तेमाल होने वाला था। ये संग्रहणीय वस्तुएं बन जाएंगी। इन पर दुकान का लोगो भी लगा होगा। कैरा ने उसे आत्मसंतुष्ट होकर आश्वासन दिया। ये बात शायद सच भी थी। लोगों को मशहूर जगहों से ब्रांडेड कप और प्लेट चुराना बहुत पसंद था, इसलिए अगर उन्हें शुरुआत में ही दोबारा इस्तेमाल होने वाले कप दे दिए जाएं तो बिचौलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए मेहमान आखिरकार स्टैंड पर पहुंच ही गए थे, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर अरेना जाने के लिए लाइन में अपना नाम लिखवाने के लिए रुके थे। उन्हें सख्त चेतावनी दी गई थी कि अगर वे इमारत से बाहर निकले, यहाँ तक कि सड़क पर भी कदम रखा, तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। लेकिन उस दिन पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू थी। राक्षसी सांप और लाल ड्रैगन के बीच लड़ाई अंततः समाप्त हो गई थी और अखाड़ा 4 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें मध्यस्थता के लिए 3 नए रेफरी उपस्थित हुए थे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कृपया अपने प्रतिद्वंद्वी की पुष्टि के लिए स्टेजिंग पर रिपोर्ट करें। टिकट नंबर 4 वाली टीम, कृपया अपने प्रतिद्वंद्वी की पुष्टि के लिए स्टेजिंग पर रिपोर्ट करें। डार्क एल्वेन किंग ने घोषणा की। ये तो मज़ेदार होगा। किसी ने ज़रूर कोई डेंगॉन बॉस चुना होगा। बाकी दर्शक भी यही सोच रहे थे और जैसे जैसे तीनों का समूह वेद पर उतरता गया, हलचल बढ़ती गई। एक योद्धा, एक जादूगर और एक शमन, सभी टोटेम रैंक के मजबूत पक्ष में थे। तो उन्होंने सोचा कि वे दिखावा कर सकते हैं। उम्मीद है उन्होंने एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी चुना होगा। तीनों पल भर अखाड़े में इठलाते रहे और फिर उनका रेफरी लड़ाई शुरू करने के लिए नीचे कूद पड़ा। इस रिंग ने एक एपिक ग्रेड टोटेम रैंक वाला रैंडम बॉस चैलेंज चुना है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, उसने घोषणा की। आज़ोव ने दाना की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ओह वे तो बहुत परेशान हैं। उनके पीछे वाली पंक्ति में बैठे नए आगंतुकों में से एक मिथिक योद्धा ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं रीजेंट? उसने पूछा। वे यह नहीं समझते कि रैंडम बॉस सिर्फ जिला से नहीं है या सिर्फ उन टोटेम रैंक वाले डेंगॉन से नहीं है जिनमें वे रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है जिसे सिस्टम ने एक व्यवहार्य एपिक ग्रेड प्रतिद्वंद्वी माना हो। उन्होंने कहा। योद्धा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा जब तक कि प्रतिद्वंद्वी सामने नहीं आ गया। आज उनका प्रतिद्वंद्वी टाइटन कबीले का एक छोटा सदस्य होगा जो एपिक ग्रेड टोटेम रैंक वाला फ्रॉस्ट जायंट कबीला प्रमुख होगा। ओह,
दाना ने प्रतिद्वंद्वी को देखते ही दम तोड़ दिया। अब समझ आया, ये सिर्फ कालकोठरी के बॉस नहीं, बल्कि एपिक ग्रेड संविधान वाली कोई भी चीज़ है। मैं अपने समन को बहुत ज़्यादा सीमित कर रहा हूँ। काल ने सहमति जताई क्योंकि उसने युद्ध के मैदान से फ्रॉस्ट जायंट को पहचान लिया था। वह व्यक्ति उस विस्फोट में नष्ट हो गया था जब उन्होंने क्रेटर में सन्नी को उड़ा दिया था, लेकिन उसका चेहरा काल को तुरंत पहचानने योग्य था। बस अब वह बहुत बड़ा हो गया था, किसी फ्रॉस्ट जायंट से भी कहीं ज़्यादा बड़ा। तो टोटेम रैंक वाला फ्रॉस्ट जायंट ऐसा दिखता है। सच में ये बहुत डरावना है, एक दर्शक ने कहा। और ये और भी डरावना हो गया। जैसे ही रेफरी पीछे हटा, फ्रॉस्ट जायंट ने ब्लिज़ार्ड और आइस स्टॉर्म दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया, फिर बर्फ की 2 हाथ वाली तलवार बनाई और लड़ाई में कूद पड़ा। समूह तैयार नहीं था, लेकिन दूसरे रिंगों में चीज़ें ज़्यादा सामान्य चल रही थीं और हर कोई एक अपेक्षाकृत अच्छी तरह से मुकाबला करने वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा था। सिर्फ अपेक्षाकृत इसलिए क्योंकि किसी को एक बीहोल्डर बीस्ट मिल गया था और वह उस समय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन वे एक ही शक्ति स्तर पर थे। एक समूह ने शीघ्रता से अपने लक्ष्य को परास्त कर दिया तथा दूसरा समूह आत्मविश्वास के साथ मैदान में प्रवेश कर गया। ओह, आज हमें बहुत बढ़िया शो देखने को मिल रहा है। काल के पीछे से किसी ने खुशी से जयकार की। हालांकि जब रेफरी ने लड़ाई शुरू करने के लिए उन पर मुस्कुराया तो काल को पता था कि ऐसा नहीं होगा। समूह 5 ने सबसे शक्तिशाली गैर कालकोठरी राक्षस का अनुरोध किया है, जिसे हाल ही में जिलास क्षेत्र में देखा गया है। उन्होंने घोषणा की। ओह, वे बर्बाद हो गए हैं। दाना बुदबुदाया। रे पॉपकॉर्न लेकर अपने स्थान से बाहर आई, तभी उनके मकड़ी के रूप की एक प्रतिकृति अखाड़े में प्रकट हुई। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह काफ़ी मनोरंजक होगा, उसने प्रतिवाद किया। क्या आप जानते हैं कि वह चीज़ क्या है? एक दर्शक ने पूछा। एक रक्त विनाशक राक्षसी मकड़ी, खास तौर पर मेरा एक क्लोन। देखो, इस पर मेरे जैसे ही निशान हैं, राय ने समझाया। दानव एक क्षण के लिए उलझन में पड़ गया, फिर उसने देखा कि मकड़ी की पीठ पर एक घूमता हुआ लाल निशान था जो उसके मानव रूप की गर्दन पर दिखाई दे रहा था। रुको, क्या ये भी कोई विकल्प था? कतार में खड़ी एक महिला ने हौंफते हुए कहा। जब तक अखाड़ा उनसे परिचित है, काल ने उसे बताया। ओह, मुझे इसमें संभावनाएं नजर आ रही हैं। मैं यहाँ आकर अपने पति के किसी क्लोन को बुला सकती हूँ, फिर उसे तब तक पीट सकती हूँ जब तक मेरा गुस्सा शांत न हो जाए। ये सोचकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि क्या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अखाड़े के नियमों के विरुद्ध है। उम्मीद है ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो अनगिनत ठुकराए हुए प्रेमियों को अंततः इस हैक का एहसास हो जाएगा। लड़ाई शुरू हुई और एक चुनौती देने वाला रिंग के पार उड़ गया, जबकि रे गायब हो गया, जबकि दूसरा चुनौती देने वाला 3 मीटर पीछे की ओर खिसक गया तथा उसके ब्लेड से चिंगारी निकल रही थी। इससे पहले कि कोई उसे ठीक कर पाता, घायल व्यक्ति अखाड़े से गायब हो गया और बाकी लोगों को उसके बिना ही लड़ना पड़ा। तभी दर्शकों को पता चला कि जो आदमी खो गया था वह उनका मौलवी था। हमेशा पहले मरहम लगाने वाली दवा खाओ। दाना हंसी और राय द्वारा कही गई ज्ञान की बातें दोहराईं। देखने में उतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने सोचा था, मैं तो प्रतिद्वंद्वी को भी नहीं देख पा रहा हूँ, एक ड्रैगन किंग योद्धा ने शिकायत की। तब तो तुम उस लड़ाई में बिल्कुल बेकार हो जाओगे, उसके दोस्त ने उसे बताया। आप कर सकते हैं, ड्रैगन किंग ने प्रतिवाद किया। मैं एक बाघ परिजन हूँ, सभी बिल्ली प्रजातियों में आत्मिक दृष्टि कम होती है। रे ने मन ही मन इस बात को नोट कर लिया। बिल्लियाँ उसे देख सकती थीं। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह थी कि वह क्लोन पूरी तरह से सहज ज्ञान से काम कर रहा था। वह बुद्धिमान तो था, लेकिन उसके पास उसकी कोई स्मृति नहीं थी, सिर्फ उसके हुनर थे। या फिर कुछ हुनर। वैसे भी उसने गोलेम नहीं बुलाए थे, इसलिए हो सकता है कि उसमें उसकी विभिन्न प्रगतियों से प्राप्त जन्मजात नस्लीय क्षमताएं ही हों। लेकिन यह निश्चित रूप से सहज ज्ञान पर काम कर रहा था और युद्ध की रणनीति की योजना बनाने के लिए केवल अपने उन्नत दिमाग का उपयोग कर रहा था, क्योंकि रक्त विनाश मकड़ी ने अपने शिकार के नीचे आने के बाद उसे घेरने के लिए पहले से ही जाल बनाना शुरू कर दिया था। यही एकमात्र कारण था कि वे अभी भी जीवित थे। काल ने देखा कि कुछ मकड़ी जैसे जानवर लड़ाई का जायजा लेते हुए नेरुद के भाड़े के सैनिकों के विशिष्ट काले मुखौटे पहने हुए थे। कीट और मकड़ी जैसे जानवर दिखने में अच्छे नहीं माने जाते थे, इसलिए नेरुद से निकलते समय वे आमतौर पर अपने चेहरे ढक लेते थे। उन्हें अपनी देवी के इतने शक्तिशाली सेवक को अखाड़े में देखने की उम्मीद नहीं थी और वे उसकी सहज युद्ध शैली में कोई न कोई कमी ढूंढने पर तुले हुए थे। शक्तिशाली मकड़ी राक्षसों को चुनौती देना नेरुद के पशु जाति के लिए गर्व की बात थी। हालांकि शुरुआत के लिए यह शायद सबसे अच्छा विकल्प न हो। वे सभी अधिपति श्रेणी के थे, राय के लिए कोई खतरा नहीं। लेकिन एक औसत रक्त विनाशक मकड़ी के खिलाफ भी वे मुश्किल में पड़ सकते थे, और ये तो अपनी सबसे मजबूत क्षमता का भी उपयोग नहीं कर रहा था। रक्त विनाश लक्ष्यों को विस्फोट कर देगा और यह भूखा पैदा हुआ था।
फ्रॉस्ट जायंट का सामना करने वाला समूह अपनी लड़ाई समाप्त करने वाला अगला समूह था, हालांकि अन्य अखाड़े के स्लॉट समाप्त होने से कुछ ही सेकंड पहले। प्रक्रिया सुचारू रही और नए लड़ाके मैदान में उतरने के तुरंत बाद मैदान में उतर गए और खेलने के लिए तैयार हो गए। हम ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वे सड़क से अखाड़े में हो रही जय जयकार और लड़ाइयों की आवाज़ें सुन सकते हैं। एक डार्क एल्वेन हाई प्रीस्टेस ने काल को बताया। उन्होंने बार को बंद कर दिया था, इसलिए उन्हें बाहर ही रहना चाहिए था, लेकिन सामान की डिलीवरी हो रही थी और यदि सड़क उत्सुक स्थानीय लोगों से अवरुद्ध हो गई तो इससे काम धीमा हो जाएगा। पादरियों को बता दें कि हमें बहुत सारे नाश्ते की आवश्यकता होगी। फिर सड़क पर सभी को बता दें कि कल दोपहर में अखाड़ा जनता के लिए खुल जाएगा, लेकिन वे आज रात कुछ देर के लिए देखने आ सकते हैं।